एक महिला जिसका पति नहीं होता है, उसका 2 साल का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, जिसकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। उसे जो कोई भी बताता, जिस डॉक्टर के पास बताता या जिस वैद्य के पास बताता, वह महिला इस आस से उस डॉक्टर या उस वैद्य के पास जाती कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। एक डॉक्टर उसको बताते हैं कि इसे गाय का शुद्ध दूध पिलाइए, हो सकता है कि यह ठीक हो जाए। वह महिला एक गाय लेकर के आती है, उसके साथ एक बछड़ा भी होता है। वह महिला अपने बेटे को गाय का दूध पिलाती है और उसका बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, वह बछड़ा बड़ा हो जाता है, बैल बन जाता है। उस बैल और उस महिला में बेइंतहा प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। क्योंकि महिला के घर पर कोई और कमाने वाले नहीं था, तो पैसे की उसके पास बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो पैसे की किल्लत की वजह से वह महिला उस बैल को बेच देती है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे थे कि यह बैल नहीं, यह बैल इस महिला के लिए भगवान था। दोस्तों, यह कहानी दिल को छू लेने वाली है। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। आपसे प्लीज़ बहुत बहुत निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर देगी। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा की एक महिला जिसका नाम सौम्या होता है। अभी उसकी शादी को महज 5 साल ही हुए थे कि उसके पति की अचानक तबीयत खराब होती है और वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। बहुत दवा इलाज कराने के बाद में भी वो ठीक नहीं होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद उसका एक 2 साल का बेटा होता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज की भी अचानक तबीयत खराब होती है और वह भी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। बेटे की तबीयत खराब देखकर सौम्या बहुत परेशान हो जाती है। वह कई सारे डॉक्टरों को दिखाती है, तो एक डॉक्टर के सलाह के मुताबिक वह एक गाय लाती है और उस गाय के साथ एक बछड़ा भी रहता है। उस गाय का दूध वह गाय अपनी बहन के यहाँ से लेकर के आई थी। उस गाय का दूध अपने बेटे मनोज को पिलाती है और उसका बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय 3 साल का बीत जाता है। वह बछड़ा बड़ा हो जाता, बैल बन जाता है। और उसके बाद में यह कहानी सन 2002 की है, जब उस समय लोग बैलों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती थी। तब उस सौम्या के बैल को खरीदने के लिए ग्राहक आने लगे। चूँकि लोगों की खेती ज़्यादातर बैलों से करते थे, लोग गन्ने का भी काम बैलों से करते थे, खेती का काम बैलों से करते थे, और इसलिए उसके ग्राहक आने लगे, ख़रीदार आने लगे। लेकिन सौम्या उस बैल को बेचती नहीं है। उसके कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, तो चूँकि उसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं था, कभी कभी उसको पैसे की बहुत किल्लत हो जाती है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों से वह मुकाबला करती है डट के। लेकिन किसी भी अपनी परेशानी को वो डट करके सामना करती, उससे निपटती। लेकिन कितना भी पैसे की किल्लत थी, लेकिन उस बैल को सौम्या बेचती नहीं है। वह मेहनत मजदूरी करती। जब वह खेतों में काम करने जाती तो उसको भी साथ लेकर के जाती, और जिसका नाम चुन्नू था, उस बैल को वह प्यार से चुन्नू चुन्नू कहती थी। वह भी उसके साथ जाता और खेत के मेड़ पर ही बैठा रहता, और उनका बेटा मनोज भी जाता। वह उस चुन्नू के ऊपर कभी बैठता, कभी उसके पूँछों को पकड़ता, उसके कान को हिलाता, और वह भी उसी के साथ खेलता रहता है। लेकिन जानवर तो जानवर ही होते हैं। जब उसे भूख लगती तो वह जो पास पड़ोस के खेत रहते उसी में चरता, और जिसका खेत रहता जब वह आता तो वह सौम्या से लड़ाई झगड़े करता और चुन्नू को भी मारने के लिए दौड़ते। लेकिन सौम्या उनसे कहती कि आप मुझे जो मर्जी आप मुझे कहो, लेकिन मेरे चुन्नू को आप
कुछ ना कहो, उन्हें ना मारो। धीरे धीरे 3 साल का समय बीत जाता है। उसका और कोई सहारा तो था नहीं, सास ससुर भी नहीं थे। उसके एक नंदोई होते हैं, इन्हीं उसके ननद के पति, वो कभी कभार आते थे और उसे थोड़ा बहुत उसके मदद कर देते थे, उसके छोटा मोटा कोई उसका काम चला देते थे। लेकिन जो उसके नंदोई होते हैं उनकी थोड़ा से गलत नज़र हो जाती है सौम्या के प्रति, चूँकि सौम्या देखने में वो बहुत खूबसूरत थी, तो वो सोचने लगते हैं कि सौम्या अकेली है, इसको मैं अपने प्यार के चक्कर में फंसा लूं। लेकिन उससे वो बहुत कुछ कहते हैं, वो सारे सब कुछ वो सौम्या उनके जो भी वो कहते हैं उनकी बात को नकार देती है, तुरंत उन्हें मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो पीछे पड़े रहते हैं। जब वो सौम्या नहीं मानती है, उनकी बातों को नहीं मानती है, तो उनके नंदोई कहते हैं कि या तो आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। जो मैंने पैसे दिए हैं, अभी तक मैंने आपको 15,000 रुपये दिए हैं, आप मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दीजिए। जो उन्होंने पैसे दिए थे, ज़्यादातर वो पैसे उस समय दिए थे जब सौम्या के पति बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। पैसा देते समय उन्होंने कहा था कि मैं इन पैसों को वापस नहीं लूँगा। लेकिन आज जब सौम्या को वो कुछ गलत काम के लिए कहते हैं, प्रेरित करते हैं, तो सौम्या जब उनकी बात को मना करती है, तब वो कहते हैं कि आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। तो वो कहती है कि मैं पैसे कहाँ से दूँ, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं कहाँ से ला कर के दूँ। तो वो कहते हैं कि चुन्नू को बेच दीजिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं चुन्नू से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं बेचूँगी। फिर भी नहीं मानते हैं। जब भी उनका मन करता तो अपनी साइकिल उठाते और सौम्या के घर पर चले जाते, उससे उसी पैसे को मांगने के लिए कि मेरा पैसा आप दे दीजिए। एक दिन उसे कुछ वो ज़बरदस्ती यानी गलत का शारीरिक संबंध भी बनाना चाहते थे, उसको वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो वो कहती है कि अगर आप मेरे साथ कुछ गलत काम करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो मैं ये सारी बातें मैं कुछ रिश्तेदारों को भी बताऊंगी और दीदी से भी बताऊंगी, यानी अपनी ननद से भी बताऊंगी। तो वो फिर एक बार वो अपनी ननद के पास जाती है और उनसे कहती है कि दीदी, मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो वो उल्टा ही, मतलब उनकी ननद सौम्या को उल्टा ही इन्हें डांटने लगती है, कहती है कि नहीं। उनके नंदोई होते हैं, वो अपनी पत्नी से पहले ही उसके कान में बता चुके थे, मतलब उसके कानों में कानाफूसी इसके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के झूठा बता चुके थे। उससे अपनी पत्नी से वो बताए थे कि ये इस समय अकेली है और ये गलत काम कर रही है, कई लोगों से इनका संबंध है, कई लोगों से ये बातचीत करती है, मैं इनकी सारी बातों को जानता हूँ। वो झूठा ही सब कुछ बताया था, इसलिए उनकी पत्नी उन्हें यानी सौम्या को बहुत उल्टा सीधा भी बोल देती हैं, उसको डांटती भी हैं, कहती हैं तुम मेरे पति को गलत बता रही हो, वो ऐसे नहीं हैं। तुमने जो पैसे, मेरे पति ने जो तुम्हें पैसे दिए हैं, वो मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, मेरे सारे पैसे चाहे जहाँ से ला करके वापस कर दीजिए। चूँकि अब मेरा भाई नहीं है तो हमारा रिश्ता आपसे कोई नहीं है, मुझसे आपसे कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात जब सौम्या अपनी ननद के मुख से सुनती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है, सोचने लगती है, बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह आती है और चुन्नू को बेच देती है। चूँकि उसके पास काफ़ी ग्राहक आते थे उस बैल को ख़रीदने के लिए, तो अपने बहुत प्यारे बैल यानी चुन्नू को बेच देती है 15,000 रुपये में। जब 15,000 रुपये में जिस व्यक्ति को बेचती है, उससे कहती है कि भैया इसको आप ले जाइए, लेकिन इन्हें आप बेचिएगा नहीं। अगर जैसे ही मेरे पास पैसा हो जाता है, मैं आपको जितना आप मुझे दे रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा पैसे दे करके आपसे मैं इन्हें फिर वापस अपने घर ले आऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है। जब वो ले करके चला जाता है, जैसे ही 4-5 दिन बीतता है, वह पैसे फिर ले जा कर के अपनी ननद को दे देती है, यानी अपनी ननद को उनके हाथ पर रख देती है, कहती है लीजिए दीदी, ये आपका पैसा है, आप ले लीजिए, जितना आपने मुझे पैसा दिया था मैंने आपके सभी सारे पैसे दे दिए। तो जब से ही 4-5 दिन बीतता है, वह व्यक्ति भी सौम्या के घर पर आ जाता है जो चुन्नू को खरीद करके ले गया था। वह सौम्या से कहता है कि आपने मुझे फंसा दिया, आपने मुझे ठग लिया। तो सौम्या कहती है मैंने क्या ठग लिया या मैंने आपको कैसे फंसा दिया, मैंने आपको अपना बहुत प्यारा चुन्नू दिया है, उसी के बदले में मैंने आपसे 15,000 रुपये लिए हैं, मैंने आपको कहाँ फंसाए हैं। तो वो व्यक्ति कहता है
कि वो जब से मेरे घर पर गया है, आज 4-5 दिन हो गया है, वह ना तो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, यानी खाना पानी उसने सब कुछ बंद कर दिया है। सिर्फ उसके आँखों से सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। या तो मेरे पैसे आप मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं उसे बेच दूंगा। क्योंकि अब तो सौम्या के पास पैसे नहीं थे, वह और बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन तब वह व्यक्ति कहता है या तो आप मेरे घर पर चलिए और जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब खाना पानी खाने लगेगा तो आप वापस चले आइएगा। तो फिर सौम्या अपने बेटे मनोज को लेती है और उस व्यक्ति के घर पर जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो चुन्नू एक खूंटे में बंधा हुआ था, उसके पास जाती है तो चुन्नू अपनी पूंछ हिलाने लगता है, अपना सर भी हिलाने लगता है और अपना गला सौम्या के हाथ पर रख देता है। फिर सौम्या उससे कहती हैं क्यों आप खा नहीं रहे हो, खाना खाओ, पानी पियो। तो उसके पास जो भी वहाँ पर थोड़ा से घास या जो भी उसका कोयर भूसा रखा हुआ था, कई दिनों से भूखा था, वो उन सबको खाता है और 1-2 बाल्टी पानी भी पीता है और वह एकदम बिल्कुल खुश दिखाई देता है। जो व्यक्ति ले करके चुन्नू को ख़रीद करके गया था, उसके पास काफ़ी ज़मीनें थीं, उसके पास कभी कभार लोग और मज़दूर भी आते थे काम करने के लिए। जब सौम्या ने यह सब कुछ देखा तो उस व्यक्ति से कहा आपको मज़दूर की भी ज़रूरत है, अगर आप कहें तो मैं यहीं पर आपके यहाँ ही काम करूँगी और जब मेरा पैसा पूरा हो जाएगा तो आप मुझे मेरे चुन्नू को वापस कर दीजिएगा, मैं ले करके चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है। तो सौम्या को अपने घर के साइड में बगल में एक झोपड़ी होती है, उसी में बता देता है आप यहीं पे रहिए और काम कीजिए, मैं आपको 500 रुपये महीने का दूँगा और 30 महीने में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर आप चली जाइएगा। तो सौम्या वैसा ही करती है, वहीं पर बहुत ईमानदारी से उनके खेतों में जो भी काम रहता वो काम पूरा करती। धीरे धीरे ऐसे लगभग 8 से 10 महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन जो किसान मतलब जो खरीद करके ले गए थे, उनका नाम जमुना होता है, तो उनकी पत्नी कहती हैं उनसे, यानी अपने पति से कहती हैं कि सौम्या ने बहुत काम किया है, बहुत ईमानदारी से काम किया है और जो जुगनी है वो भी बहुत मेरे खेतों में काम किया है, अब इसको आप जाने दीजिए, इसका पूरा पैसा पूरा हो गया है, अब आप इन्हें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। चूँकि इनके एक बेटा भी है, उसको भी पढ़ाई लिखाई करनी है, जाने दीजिए। तो सौम्या है, इसकी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ये भी 25-26 साल की लड़की ही है, अभी जाए ये भी अपनी दूसरी शादी कर ले, अब आप इन्हें परेशान मत कीजिए, जाने दीजिए। लेकिन जमुना कहते हैं कि नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, जब तक मेरा पूरा पैसा नहीं अदा होगा तब तक मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है। उसके बाद में उनके घर पर एक उनके रिश्तेदार आते हैं जो नायब होते हैं, क्लास 2 के अधिकारी होते हैं। जब वो आते हैं, सौम्या को देखते हैं, उनकी पूरी कहानी को जानते हैं, तो वो जमुना से कहते हैं तुम बहुत अत्याचारी हो यार, तुमने इस महिला के साथ जो इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, आप इसको छोड़िए, जाने दीजिए, इसको घर पर जाने दीजिए। और इसके साथ एक इसका बहुत छोटा से बच्चा है, इसको भी पढ़ाई करने हैं, इसका भी जीवन यहीं पर बर्बाद हो रहा है, आप बहुत अत्याचार कर रहे हो, छोड़ो उन्हें, जाने दो। तो वो कहते हैं कि इनके पति क्या करते हैं। तो जमुना की पत्नी कहते हैं कि इनके पति कहाँ हैं, ये विधवा हैं। जब वो ये सुनते हैं कि ये महिला विधवा हैं तो वो कहते हैं कि मेरी भी तो पत्नी नहीं है। तो जमुना की पत्नी कहती हैं कि इसका मतलब, वो कहते हैं आप तो जानती हैं कि मेरी पत्नी जो थी कि मेरी ज़िंदगी को कितना नरक बना के रखी थी, मुझे मेरे पूरे कैरियर को पूरा नरक कर दी थी, ज़रा से थोड़ा से भी सुकून में नहीं जीने देती थी। और वो उससे बहुत परेशान आ गए थे और उससे परेशान होकर के उसकी पत्नी उनसे कहती कि आप अपने माता पिता से अलग रहिए, आप पूरे अपने घर से अलग रहिए, आप मुझे लखनऊ में मकान बनवा लीजिए, वहाँ पर लेकर के रहिए। नायब साहब ऐसा भी करते हैं, वो लखनऊ में एक मकान खरीदते हैं और वहाँ पर भी उसको लेकर के रहते हैं। वो भी एक बहुत बड़े घराने से थी, वो भी एक सरकारी अधिकारी थी। तो वो कहती लखनऊ में रहेंगे तो हम दोनों लोग अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे, फिर ड्यूटी से आ कर के
साथ में रहेंगे। जब नायब साहब लखनऊ में रहने लगते हैं तो वहाँ पे भी उनके जीवन को वो बहुत ही नरक बना देती है, उनको बहुत परेशान करती है। वो उससे परेशान आकर के उसको 8 लाख रुपए दे करके उससे तलाक ले लेते हैं और वो अपने माता पिता के साथ में आकर के रहने लगते हैं। चूँकि वो एक नायब थे इसलिए उनके पास दूसरी शादी करने के लिए लोग आते भी थे, उनसे कहते थे कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते थे कि नहीं, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मेरी अब हिम्मत ही नहीं ले रही है कि मैं दूसरी शादी करूँ। अब मैं अपने माता पिता के साथ रह कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगा। ऐसा है। फिर वो जब सौम्या को देखते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि अब सौम्या से क्यों ना बात किया जाए। फिर वो सौम्या से कहते हैं कि सौम्या, मैं यहाँ पर 3 दिन से सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, बाकी मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मेरे पास कहाँ इतना समय है कि मैं 3 दिन या 4 दिन कहीं पर रुकूँगा। लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर ये मेरा प्रस्ताव आपको भी अगर मंजूर हो तो आप बताइए, मैं आपका साथ चाहता हूँ। तो जो सौम्या होती है वो कहती है, साहब आप कहाँ, भले ही आपकी शादी हुई थी लेकिन आप कहाँ, आप इतने बड़े आदमी, मैं मज़दूरी करने वाली महिला, मैं खेत में काम करने वाली महिला, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, अगर आप भी सहमत हों, अगर आपका भी मन हो, मेरे प्रस्ताव को अगर आप स्वीकार करती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक साथ रह सकते हैं और हम सभी एक साथ रहेंगे भी। तो उधर जो जमुना की पत्नी होती है वो नायब साहब से कहती है कि साहब अगर आप इन्हें अपनाना चाहते ही हैं तो, या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, मात्र 7वीं या 8वीं क्लास तक ही पढ़ी है और इसका कैरेक्टर बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, यह आपकी ज़िंदगी को और आपके घर को एकदम स्वर्ग बना देगी। ऐसी महिला मिलना बहुत मुश्किल है जिसका कैरेक्टर इतना अच्छा हो, जिसका चरित्र इतना अच्छा हो, बहुत ही अच्छी महिला है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, सौम्या से कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हों तो ये गरीबी और अमीरी की कोई बात नहीं है, हम आपको अपने साथ में रखेंगे। फिर वो जो सौम्या होती है वो कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं। तो वो कहते हैं, नायब साहब कहते हैं, कौन, मनोज तो ही है, एक ही बेटा तो है। वो कहती है हाँ वो तो है, लेकिन चुन्नू भी है। तो उसके मुख से ये बात सुन करके नायब साहब की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहते हैं, धन्य हो सौम्या, मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ, ऐसी महिलाएं अब कहाँ मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करती हैं, मेरे साथ रहती हैं, तो मैं तुम्हें और मनोज को तो अपने साथ रखूँगा ही, जहाँ हम लोग रहेंगे वहीं पर चुन्नू भी रहेगा। तो जो जमुना की पत्नी होती हैं वो भी सौम्या को समझाती हैं, कहती हैं, सौम्या आप साहब से शादी कर लो, इन्हीं के साथ रहो। वो बहुत उसको समझाती हैं तो वो सारी बातें उसके भी समझ में आ जाती हैं। वो भी हाँ कर देती है, रहने के लिए राज़ी हो जाती है, शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं पर एक मंदिर में सौम्या की और नायब साहब की बहुत साधारण तरीके से शादी हो जाती है। नायब साहब सौम्या को, मनोज को और अपने साथ ही चुन्नू को भी लेकर के चले जाते हैं जहां पर रहते हैं। जो मनोज होता है वो फिर वहां पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, वो लखनऊ में रहने लगते हैं, वहीं पर मकान बनवा लेते हैं। उनके 2 बच्चे और होते हैं, वो लोग भी वहीं पर रहते हैं, बहुत अच्छे से परिवार हो जाता है उनका। वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब ये समय वो सभी लोग लखनऊ में रह रहे हैं। धन्य हो सौम्या, धन्य हो नायब साहब। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की अगली कहानियों में एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।